हेलो एवरीवन, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपका स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार यूट्यूब चैनल पे, कृष्णा स्टडी मस्ती पे। इस पे हम लोग अगर जिक्र करने वाले हैं तो इसमें हम लोग का डिस्कशन चलेगा, जो कि सीटेट में हिंदी का पेपर आता हम लोगों का वन होगा। हिंदी शिक्षण शास्त्र समग्र अध्ययन की अगर बात करें तो ये हिंदी के बारे में हम लोग एक एक पॉइंट को इसमें डिस्कशन करने वाले हैं, जैसे कि आपको ये दिखाई दे रहा होगा। सीटेट का हम लोग ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके इसमें चलेंगे, जो कि बिल्कुल हूबहू 7 जुलाई 2024 को जो सीटेट का पेपर हुआ था उसमें हम लोग हिंदी के सेशन को करने वाले हैं आज। तो चलिए, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको नए नए अपडेट मिलते रहें। तो चलिए, बिना देर किए हुए हम लोग सीधे अपने सेशन पे आते हैं और हिंदी के बड़े ज़बरदस्त क्वेश्चन आज आपको देखने को मिलेंगे। और इसी को स्टार्ट करते हुए किसी ने क्या खूब कहा है कि मुझे बर्दाश्त करने की नसीहत न दीजिए, मुझे बर्दाश्त करने की नसीहत न दीजिए, बल्कि मेरी जगह आइए और बर्दाश्त करिए, तब आपको पता चलेगा कि मेरे हालात कैसे हैं। क्योंकि हम बड़ी आसानी से किसी को देख के बड़े आसानी से बोल देते हैं ये वर्ड, यार छोड़ो, जाने दो, तुम कौन सा परेशानी में हो, तुझसे ज़्यादा मैं हूँ। लेकिन हर किसी की परेशानी जो होती है वो अलग अलग होती है और उसके लिए वो परेशानी काफ़ी इसलिए तो परेशानी का नाम दिया गया है। अगर वो मौज होती तो क्या मौज को कोई परेशानी कह सकता है? कभी नहीं कह सकता है। मुझे उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आपको पसंद आ रही होंगी। और चलिए, अब हम चलते हैं सीधे अपने क्वेश्चन की तरफ। और ये रहा आज का हम लोगों का पहला क्वेश्चन, बिल्कुल उम्दा क्वेश्चन। तो जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा आपके अपने स्क्रीन पे कि ये हिंदी का सेशन है, जो कि 4th भाग है। ओके, पार्ट की अगर बात करते हैं तो पार्ट कैसा है? 4। और ये हिंदी का 1 है। ओके, चलिए, तो हम लोग इसमें आगे चलते हैं और एक एक क्वेश्चन को करते हुए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे दिया है कि परीक्षार्थी भाग 5 में प्रश्न की अगर संख्या बात करें तो 91 से 120 के प्रश्नों के उत्तर केवल तभी दें यदि आपके भाषा 1 का विकल्प हिंदी चुना हो। जैसे कि आपके एडमिट कार्ड पे भाषा 1 अगर लिखा है तो आपको इस सेशन को करना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए, जो कि 91 से और 99 तक के क्वेश्चन इसमें आएंगे इस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद। ओके, आइए देखते हैं क्या है। दिया है कि आंतरिक और बाह्य दोनों रूपों में स्वच्छता और निर्मलता एक बुनियादी आवश्यकता है। ओके, आगे दिया है कि मन के शुद्ध और सात्विक विचार आंतरिक स्वच्छता के आयाम हैं। आगे बोला गया है कि बाह्य स्वच्छता के अंतर्गत स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण, आंशिक अच्छी सामाजिक और आर्थिक स्थिति का समावेश होता है। बाह्य स्वच्छता का मूलाधार आंतरिक स्वच्छता है। मन की स्वच्छता मानव व्यवहार को दर्शाती है। सत्य, शुद्धता, शांति, प्रेम और सम्मान जैसे आत्मा के जन्मजात गुणों का उल्लंघन प्राकृतिक विधि विधान और व्यवस्था का उल्लंघन है। तो जैसे कि ये आपका पैसेज था, पैराग्राफ था। अब इसी को पढ़ने के बाद हमें आंसर देने हैं। तो चलिए आइए हम आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर आपको दिख रहा होगा कि 91। इसमें कहा गया है कि आंतरिक स्वच्छता से संबंधित नहीं है। वो क्या चीज़ है जो आंतरिक स्वच्छता से संबंधित नहीं है? निर्मल विचार हो गया, शांति हो गया, प्रेम हो गया, शिक्षा हो गई। तो हमें बताना है कि कौन संबंधित नहीं है। तो इसका इज द राइट ऑप्शन हम लोगों का डी हो जाएगा, शिक्षा। शिक्षा जो है आंतरिक और बाह्य दोनों से प्रेरित होती है। ओके, संबंधित होती है। लेकिन निर्मल विचार तो हमारे अंदर से ही जागृत होते हैं। अगर हम शांति की बात करें, जब हम अंदर से शांत होते हैं तो बाहर अपने चेहरे पे, अपने शारीरिक पे जो परेशानियां होती है, ये सारी चीज़ें धीरे धीरे ख़त्म होने के कगार पे होती है और हमें एक शांति मिलती है। जैसे प्रेम की अगर हम बात करें तो प्रेम में भी वही चीज़ें हमें देखने को मिलती है। तो इसलिए 91 का इज द राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इज द राइट ऑप्शन इसमें डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं और ये रहा हम लोगों का अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन बड़ा ही उम्दा है, आप देखिए जैसे कि 92 कहा गया है कि बुनियादी आवश्यकता है। बुनियादी आवश्यकता क्या क्या हो सकती है हमें बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि बाहरी स्वच्छता और निर्मलता, भीतरी स्वच्छता और निर्मलता, या फिर बाहरी और भीतरी स्वच्छता और निर्मलता, या फिर बाहरी और भीतरी स्वच्छता और शुद्ध विचार। अगर हम इस पैसेज की अगर बात करें, इस पैराग्राफ की अगर बात करें, तो उसमें क्या दिया गया है कि बाहरी और भीतरी स्वच्छता और निर्मलता। इस लिहाजा से हमारा इज द राइट ऑप्शन सी इसमें क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा। चलिए आगे, जैसे कि आपको देखने को मिल रहा होगा क्वेश्चन, इसमें कहा गया है कि बाह्य स्वच्छता का मूलाधार आंतरिक स्वच्छता है। बाह्य स्वच्छता का मूलाधार आंतरिक स्वच्छता है। वाक्य का आशय है, इसका आशय क्या है, बाहर और भीतरी स्वच्छता दोनों आवश्यक है। भीतरी स्वच्छता पर बाहरी स्वच्छता आधारित है, बाहरी स्वच्छता पर भीतरी स्वच्छता आधारित है। बाहरी और भीतरी स्वच्छता एक दूसरे के स्वतंत्र हैं। ओके, तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर है हम लोगों का कौन सा, तो 93 है, और 93 का इज द राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कि भीतरी स्वच्छता पर बाहरी स्वच्छता आधारित होती है। अगर हम जब तक अपने भीतर के मैल को, ठीक है, अगर साफ नहीं करते हैं तो हमारे बाहर के जो आचरण होते हैं वो कभी भी शुद्ध नहीं हो सकते हैं। क्योंकि जब तक हम अपने अंतः मन से अंदर की जो भावना होती है, अगर उसको हम स्वच्छ नहीं करते हैं तो बाहर की स्वच्छता हमारे लिए कोई मायने नहीं रखती है। इस लिहाजा से हमारा इज द राइट ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, इज द राइट ऑप्शन 2 करेक्ट ऑप्शन है। चलिए आइए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा 94 में कहा गया है कि विधान में क्या, विधान में इक प्रत्यय लगाने पर शब्द बनेगा। विधान शब्द है, आपको देखने को मिल रहा होगा, ये आपका विधान शब्द है। इसमें इक प्रत्यय हमको ऐड करने हैं। क्या करने हैं, इसमें इक प्रत्यय क्या करने हैं, ऐड करने हैं हमें। तो जब इक प्रत्यय हम ऐड करेंगे तो वो शब्द कौन सा बनेगा। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि विधानिक, या फिर कह रहा है कि विधानिक, ठीक है, विधानिक या फिर वैधानिक या फिर वैधानिक। तो वो कौन सा शब्द बनेगा हमें यही बताना है 94 में। अगर हम इक प्रत्यय लगाते हैं तो इक में क्या है, छोटी ई की मात्रा है, तो हमारा छोटी ई ही देखने को मिलेगा। इस वजह से वैधानिक हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगर यहाँ पे बड़ी ई रहती, ऐसे लिखा रहता, अगर बड़ी इक रहती तो हमारा क्या सही हो जाता, तो हमारा 4 ऑप्शन क्या होता, ये वाला ऑप्शन सही हो जाता। लेकिन इस पे ये दिया है, ये ऊपर क्या है, इक हमारा नहीं है, ठीक है, ये हमारा इक क्या है, नहीं है, ऐसे इक लिखा है, तो हमारे क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 जो है कि करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो सी ऑप्शन क्या है, हमारा करेक्ट ऑप्शन है। चलिए आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन को आप देखिए 95 का। अगर 95 की अगर हम बात करते हैं तो इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से किसमें विशेषण विशेष्य का संबंध नहीं है। हमें क्या करना है, नहीं वाले को भी विशेष रूप से देखना है। तो कहा गया है कि बाह्य स्वच्छता, बुनियादी आवश्यकता, शिक्षा, पर्यावरण, जन्मजात गुण। हमें बताना है कि विशेषण विशेष्य का जो संबंध होता है वो इसमें नहीं है। तो इस लिहाजा से हमारा क्या इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा, तो इज द राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा 3 शिक्षा और पर्यावरण। लेकिन अगर आप देखेंगे वाह स्वच्छता तो ये भी है, ओके, बुनियादी आवश्यकता, जन्मजात गुण, ये तीनों है। लेकिन शिक्षा पर्यावरण ये जो है हमारी विशेष और विशेष्य नहीं, विशेषण और विशेष्य का संबंध इन दोनों में स्थापित नहीं हो रहा है। इस लिहाजा से हमारा 3rd ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे, जैसे कि आपको देखने को मिल रहे होंगे ऑप्शन नंबर की अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा 96। अगर 96 की अगर बात करते हैं तो समूह से भिन्न शब्द है, समूह से भिन्न शब्द है, तो स्वच्छता, निर्मलता, समानता, स्वच्छ। अब इसमें से क्या है जो हमें शब्द अलग दिखे, ओके, तो हम लोग बात करेंगे कि इसमें कौन सा शब्द हमारा अलग दिख रहा है। देखिए स्वच्छता, निर्मलता, सम्मान, ओके, माफ़ करिएगा, इसको मैंने सम्मान बोला था ना, समान बोला था, समान नहीं है, सम्मान है, ओके। तो अगर हम बात करते हैं स्वच्छता की तो ये भी हमारा हो जाएगा, और अगर हम बात करते हैं निर्मलता की तो ये भी हो जाएगा, सम्मान का भी हो जाएगा। ये तीनों मिलते जुलते
हैं, लेकिन स्वच्छता जो हमारा है ये हमारा अलग हो जाएगा। इस लिहाजे से फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन इसमें फोर्थ हो जाएगा। चलिए आइए अगले क्वेश्चन पे कर चलते हैं, और अगला क्वेश्चन हम लोगों का ये है 96 की अगर बात करते हैं तो इसमें बोला गया है कि आंतरिक स्वच्छता से तात्पर्य है, तो क्या है, मन में कोमल भाव जगाना, मन के बुरे भाव को दूर करना, मन की कल्पना को उड़ान देना, या फिर मन की कल्पना भावनाओं का दमन करना। तो इसमें इज द राइट ऑप्शन की अगर हम बात करें तो इसमें इज द राइट ऑप्शन हमारा 2 हो जाएगा कि आंतरिक स्वच्छता से क्या हमारा अगर है तो मन के बुरे भाव को क्या करना, दूर रखना ही हमारा तात्पर्य हो जाएगा, जिसके लिए ये पैसेज ऊपर दिया गया है पैराग्राफ। तो इस लिहाजा से हमारा 2 क्या होगा, इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे बिल्कुल इसमें अब 2 क्वेश्चन हम लोगों को जल्दी जल्दी कर लेने हैं, फिर ये पैसेज जो है हम लोगों का खत्म हो जाएगा। बुनियादी में प्रत्यय है, तो बुनियादी में हमें बताना है कि कौन सा प्रत्यय है। ठीक है, तो दी है, यादी है, ई है, ई है। अगर आप बुनियादी को देखें तो बुनियादी में क्या दिया गया है, तो बुनियादी की अगर हम बात करेंगे तो सॉरी माफ़ करिएगा, बुनियादी की अगर बात करें तो इसमें बड़ी ई की मात्रा है। क्या है, बड़ी ई की मात्रा है, तो ये बड़ी ई की मात्रा है, तो इस लिहाजे से हमारा जो प्रत्यय होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बड़ी ई है तो इसलिए हमारा प्रत्यय भी यही हो जाएगा। अगर बुनियादी छोटी ई की मात्रा होती तो हमारा छोटी ई जो कि सही हो जाता, लेकिन बड़ी ई की मात्रा है बुनियादी में, तो हमारा जो कि इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन इसमें ई हो जाएगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन देखिएगा, बड़ा उम्दा क्वेश्चन है। दिया गया है कि गद्यांश के अनुसार मनुष्य के लिए, और यहाँ पे डैश है, खाली स्थान है, और दिया है कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। मतलब गद्यांश के अनुसार मनुष्य के लिए जो कि सर्वाधिक उपयुक्त महत्वपूर्ण है वो क्या है, तो ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है कि विचार और भावों की पवित्रता, शारीरिक स्वच्छता और शुद्धता, शांति, प्रेम और वाह स्वच्छता, या फिर शांति, वाह स्वच्छता और स्वास्थ्य। तो हमें बताना है कि क्या इसमें राइट ऑप्शन है। अगर हम बात करते हैं 99 का, तो इसमें भी आ जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर ए जो है कि करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, विचार भावों की पवित्रता आ जाएगा। ओके, तो इस द राइट ऑप्शन की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, इस द राइट ऑप्शन इसमें ई एक आ जाएगा, क्योंकि जो 1 आ जाएगा। इस गद्यांश का जो सारांश है, ओके, तो विचारों और भावों की क्या करना है, अपने विचार और भावों को पवित्र करना है, उसके जरिए ही आपके व्यवहार में जो परिवर्तन देखने को मिलेगा उसी से रिलेटेड ये पैसेज आपको ऊपर कराया गया है। ओके, चलिए आइए आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इसमें कहा गया है कि आप बिल्कुल ही ध्यान से देखिएगा कि नीचे दी गई कविता की पंक्तियों को पढ़कर सबसे उचित विकल्प का चयन करें, जो कि 110 से 105 क्वेश्चन के अंतर्गत ये सारी चीज़ें अगर हम पढ़ते हैं, ओके, यहाँ तक, तो हमें 5 क्वेश्चन करने को मिलेंगे। ओके, 100 से लेके 105 तक, मतलब 6 क्वेश्चन हमें करने हैं। ओके, अब देखिएगा कि कविता क्या है। कविता में साफ साफ लिखा गया है कि हमें मिली आज़ादी वीर शहीदों के बलिदान से, आज़ादी के लिए हमारी लंबी चली लड़ाई थी, लाखों लोगों ने प्राण से कीमत बड़ी चुकाई थी, व्यापारी बनकर आए थे, छल से हम पर राज किया, हमको आपस में लड़वाने की नीति अपनाई थी, हमने अपना गौरव पाया अपने स्वाभिमान से, हमें मिली आज़ादी वीर शहीदों के बलिदान से। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये पंक्ति जो है समझ में आ गई होंगी। अब हम चलते हैं एक एक क्वेश्चन के तरफ और एक एक क्वेश्चन को करते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं तो इस क्वेश्चन में कहा गया है कि कविता में 100 नंबर का, अगर 100 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें तो कहा गया है कि कविता में किस छल की बात की गई है, कौन सा छल इसमें कहा गया है जो कविता में कहा गया है। ओके, तो व्यापारी बनकर आए थे, छल से हम पर राज किया। तो ये छल जो आपको दिख रहा है, ये छल की बात जो की गई है वो क्यों की गई है, तो व्यापारी बनकर हमें गुलाम बनाने के लिए, या व्यापारी बन मिलावट करने के लिए, व्यापारी बन पैसों का हेर फेर करने के लिए, व्यापारी बन के वेशभूषा धारण करने से। तो हमें पता है कि व्यापारी बनकर आए थे, हम पे राज किया, तो हम पे राज किया मतलब हमें गुलाम बनाए।
तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ रहे होंगे। ओके, छल की बात क्यों की गई है कि क्योंकि उन्होंने हम पे गुलाम बना लिया, हमें गुलाम बना लिया, हमें राज किया, हम पे राज किया। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन को देखिएगा। 101 नंबर की अगर हम बात करते हैं तो नीति शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। अब हमें बताना है नीति में कौन सा शब्द है। अब अगर हम नीति की अगर हम बात करते हैं तो नीति, आप थोड़ा सा इसको जोर देके पड़ेगा, नीति। ओके, क्या है, नीति। तो इसमें क्या आएगा, हमारा छोटी ई आएगा, जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। अगर इस क्वेश्चन की अगर आप बात करते हैं तो इसमें क्या आ जाएगा, नीति वाले में तो क्या आएगा, ता आएगा, ई आएगा, इक आएगा, ई आएगा। तो अगर हम बात करते हैं कि नीति, नीति में कौन सा है, तो छोटी ई की मात्रा है। ओके, तो क्या इसमें है, तो ये हमारा नहीं होगा, इसमें बड़ी ई है, नहीं होगा, इसमें छोटी ई है, इसमें बड़ी ई है। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, जो छोटी ई होगा तो इसमें हमारा इक प्रत्यय हो जाएगा। इक प्रत्यय से क्या बना है, नीति बनी है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। चलिए एक एक क्वेश्चन का बिल्कुल ही पोस्टमार्टम की तरीके से बिल्कुल अच्छे तरीके से हम लोग करते हुए चलेंगे। और इस क्वेश्चन को देखिएगा, स्वाभिमान का संधि विच्छेद क्या होगा। ठीक है, अगर स्वाभिमान का संधि विच्छेद क्या होगा तो दिया है कि स्वाधन अभिमान, स्वधन अभिमान, स्वधन अभिमान भीमान, या फिर स्वधन अभिमान। दिया है कि स्वाधन भीमान, स्वधन भीमान, या स्वाधन अभिमान, या स्वधन अभिमान। हमें बताना है कि इसमें स्वाभिमान जो शब्द है उसका संधि विच्छेद क्या होगा। और अगर बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 102 का, तो इसमें हो जाएगा स्वधन अभिमान। ओके, स्वधन अभिमान स्वाभिमान हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन क्या होगा, इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे अगर हम चलते हैं तो अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, बड़ा ही उम्दा है। और क्वेश्चन नंबर है हमारा 103 की, देश को स्वतंत्रता प्राप्त करने में एक लंबा समय लगा था, यह भाव कविता के किस अंश में प्रतिबिंबित होती है। ओके, देश को स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए एक लंबा समय लगा था। ओके, यह भाव कविता के किस अंश में प्रतिबिंबित होती है। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि वीर शहीदों के बलिदान से बड़ी कीमत चुकाई थी, गौरव पाया अपने स्वाभिमान से, लंबी चली लड़ाई थी। तो ये चार हमारे दिए गए हैं। और इसमें बताना है कि जो कि देश में जो स्वतंत्रता मिली थी वो लंबे समय तक हमें संघर्ष करना पड़ा, तो उसमें ये किसका भाव जो है कि दिखाई दे रहा है, प्रतिबिंबित हो रहा है। तो ये हो रहा है गौरव पाया अपने स्वाभिमान से। तो ऑप्शन नंबर इसमें थर्ड क्या हो जाएगा, सॉरी माफ़ करिएगा, 103 का हो जाएगा हम लोगों का 4, लंबी चली लड़ाई थी। ओके, क्या हो जाएगा, लंबी चली लड़ाई में ये हमारा झलक रहा है, कविता का प्रतिबिंब देखने को मिलता है। ओके, लंबी चली लड़ाई थी। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम प्रोसीड करते हैं। और ये रहा हम लोगों का अगला क्वेश्चन। अगर हम बात करते हैं 104 की, कि देश की स्वतंत्रता के लिए, ओके, तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि शस्त्रों का निर्माण किया, अपने जीवन की आहुति दी, वीरों की भर्ती की गई, या फिर बहुत सारा धन दिया गया। तो देश की स्वतंत्रता के लिए क्या किया गया, तो देश की स्वतंत्रता के लिए क्या किया गया हमारा इसमें 104 में हो जाएगा, अपने जीवन की बहुत लोगों ने क्या किया, आहुति दी, अपने प्राण को न्यौछावर किए। ओके, तो हमें जाके क्या मिला, हमें जाके आज़ादी मिली। ओके, इज द राइट ऑप्शन। इसमें क्या देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर 2। चलिए अगर हम आगे चलते हैं और ऑप्शन नंबर अगर 105 क्वेश्चन नंबर 105 की बात करते हैं, तो आज़ादी मिलने का श्रेय किससे दिया जाता है, वीर की कूटनीति को, वीर के अस्त्र शस्त्र को, वीर के बलिदान को, व्यापारी वर्ग के सहयोग को। अगर हम बात करते हैं आज़ादी मिलने का श्रेय किसे दिया गया है, तो वो दिया गया है हमारा 105 नंबर में वीरों के बलिदान को। किसको दिया गया है, वीरों के बलिदान को। करेक्ट ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर 3 इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आइए आगे चलते हैं, एक एक करके हम क्वेश्चन को देखेंगे। बड़े उम्दे क्वेश्चन आपको देखने को यहाँ पे मिल रहे होंगे। जैसे कि अगर हम बात करते हैं 106 नंबर क्वेश्चन की, तो इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित वाक्य के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, हमें नहीं बताना है।
कहा है कि बच्चों द्वारा शीश गीत अलापना किसके तरीके हैं, और हमें क्या बताना है, जो कि नहीं वाला बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है कि शब्दावली में समृद्ध करने के, शब्द और वाक्य संरचना को कंठस्थ करने के लिए, उच्चारण का अभ्यास करने के लिए, अभिव्यक्ति की संवर्धन और वाक्य की लय के लिए। तो हमें क्या बताना है कि बच्चों द्वारा शीश गीत अलापना किसके तरीके हैं। तो अगर हम बात करते हैं 106 नंबर की, ओके, तो 106 नंबर का इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, इसको आप पेंडिंग में रखिएगा। किस में रखिएगा, पेंडिंग में रखिएगा। मैं कुछ देर के बाद इस क्वेश्चन को आपको आके दोबारा रिपीट करके मैं इस क्वेश्चन को करा दूंगा। ओके, चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 107 की अगर हम बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 107 दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पुस्तकालय के प्रयोग के बारे में सही नहीं है। इसमें भी हमें नहीं वाला ही देखना है। ओके, पुस्तक, आप इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि यही क्वेश्चन है। पुस्तकालय एक भंडार गृह के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि उसे किस रूप में देखा जाना चाहिए। लेकिन ये सही नहीं, गलत वाला हमें इसमें चूज करना है, ये भी हमें याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि शिक्षार्थियों को बाल साहित्य की विविध प्रकार की विधाओं को देखने के मौके मिलने चाहिए। 2 कह रहा है कि ऑप्शन के पुस्तकों के साथ संलग्नता से के सक्रिय प्रवेश के रूप में देखा जाना चाहिए। 3 कह रहा है कि अध्यापक और दूसरे वयस्क भी पुस्तकालयों में आदर्श पठन व्यवहार प्रदर्शित कर सकते हैं। पुस्तकालय में पाठ्यपुस्तक का सस्वर पठन सर्वाधिक उपयुक्त रूप से हो सकता है। तो अगर 107 की अगर हम बात करते हैं, तो 107 में क्या हम लोगों का हो जाएगा, तो इज द राइट ऑप्शन की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कि पुस्तकालय में, इसमें ये नहीं होना चाहिए। ओके, पुस्तकालय में जो कि पाठ्य पुस्तकों का सस्वर स्वर मतलब बोल के पढ़ाई नहीं होनी चाहिए। ओके, क्या होगा, बोल के पढ़ाई नहीं होना चाहिए। ओके, तो इज द राइट ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, 4th। आइए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखिएगा। और अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इसमें दिया है कि साक्षरता अर्जित करने के लिए किन समय निपुणता मास्टरी होनी चाहिए, किस में निपुणता होनी चाहिए। तो ध्वन्यात्मक जागरूकता और प्रवाह, दृश्य साइड शब्दावली और प्रतिमानों की पहचान, कोडिंग और भाषा अवबोधन, या फिर सटीकता और ध्वन्यात्मक बोध। तो किसकी हमें होनी चाहिए, तो इस लिहाजा से हमारा किसकी में निपुणता होनी चाहिए, तो कोडिंग और भाषा अवबोधन में क्या होना चाहिए, हमें निपुण होना चाहिए। इज द राइट ऑप्शन, 3rd ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे भी देखिएगा, आगे अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर हम लोगों का क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर हम लोगों का हो जाएगा इसमें 109 में कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्याकरण शिक्षण को प्रभावी तरीके से पढ़ने के बारे में सही नहीं है। इसमें भी हमें नहीं वाला बताना है। ऑप्शन नंबर 1 की अगर बात करें तो इसमें कहा गया है कि वास्तविक संप्रेषण प्रस्तुत करना। बी कह रहा है कि व्याकरण के प्रासंगिक नियम प्रस्तुत करना, और डी कह रहा है कि संप्रेषण के अभ्यास के अवसर देना। डी कह रहा है कि व्याकरण को उसके नियम कंठस्थ करके सीखना। तो हमें बताना है कि ये इसमें क्या सही हो जाएगा, जो कि नहीं वाला हमें ये भी देखना है। तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन, व्याकरण को उसके नियम कंठस्थ करके सीखना। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा इसमें 4। आइए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो अगले क्वेश्चन को देखिएगा, जो कि 110 नंबर हमारा क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा साक्षरता शिक्षण उपागम अक्षरों और ध्वनि के बीच संबंध पर बल देता है। तो भाषा, समग्र भाषा पद्धति, या फिर व्याकरण अनुवाद, या फिर हम बात करते हैं तो इसमें आ जाएगा स्थिति पूरक उपागम, या फिर ध्वनि विज्ञान निर्देश। तो इसमें हम लोगों का इज द राइट आंसर की अगर हम बात करते हैं तो इसमें इज द राइट ऑप्शन हम लोगों का 4 हो जाएगा, ध्वनि विज्ञान निर्देश। तो इसमें क्या हो जाएगा, हम लोगों का राइट ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा कि ध्वनि विज्ञान निर्देश। ओके,
चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हम लोगों को देखने में ये रहा हम लोगों का। कक्षा 3 के अध्यापिका ने अपने विद्यार्थियों से कहा कि वे अपने सहपाठियों से सकना शब्द के प्रयोग की योग्यता से संबंधित 5 प्रश्न पूछे, जैसे क्या तुम तैर सकते हो, गतिविधि का यह प्रकार किस लिए है। तो हमें बताना है कि ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि मौखिक प्रवाह अभ्यास है, या फिर नियंत्रण मौखिक अभ्यास है, या स्वच्छंद बोलना है, या फिर निष्क्रिय स्वरण है। तो हमें बताना है कि ये क्या है। ओके, अगर हम बात करते हैं 111 नंबर क्वेश्चन की, तो 111 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा मौखिक प्रवाह अभ्यास हो जाएगा। इज द राइट ऑप्शन। अगर हम बात करें तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आइए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं और ये रहा हम लोगों का अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है इसमें कि कक्षा 3 की अध्यापक अपनी कक्षा में पठन कोना सृजन करना चाहती है। बच्चों के लिए पुस्तकों का चयन करते समय निम्नलिखित में से किस प्रश्न को सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना जाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि क्या इन पुस्तकों के लेखक को जाने माने बाल साहित्य के माननीय लेखक हैं। बी कह रहा है कि क्या पुस्तक कक्षा के अधिकांश विद्यार्थियों के स्वतंत्र पठन स्तर के अनुसार लिखी गई है। ऑप्शन नंबर थर्ड कह रहा है हमारा कि क्या पुस्तकें तीसरी कक्षा की पठन पाठचर्या के लक्ष्य को संबोधित करने में मदद करेंगे। और ऑप्शन नंबर फोर्थ कह रहा है कि हमारा क्या ये पुस्तकें एक से अधिक निर्देशात्मक प्रसंग में प्रयोग के लिए उपयुक्त हैं। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 112 की, तो इसमें हमारा इज द राइट ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। एक जो ऑप्शन है हमारा 1 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि क्या इन पुस्तकों के लेखक जाने माने हैं, बाल साहित्य के माननीय लेखक हैं। तो इसलिए हमारा इज द राइट ऑप्शन इसमें एक करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं और ये रहा हम लोगों का अगला क्वेश्चन कि कौन सा उपागम विधि शिक्षार्थी के जीवन की वास्तविक परिस्थितियों में भाषा प्रयोग के मुख्य लक्ष्य से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि प्राकृतिक उपागम, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है संप्रेषणात्मक उपागम, और ऑप्शन नंबर सी कह रहा है प्रत्यक्ष विधि डायरेक्ट है, और ऑप्शन नंबर जो है कि डी फोर्थ कह रहा है श्रवण भाषिक विधि। तो हमें बताना है कि इसमें क्या इज द राइट ऑप्शन है। अगर हम बात करते हैं कौन सा उपागम शिक्षार्थी के जीवन का वास्तविक परिस्थितियों में भाषा प्रयोग के मुख्य लक्ष्य से संबंधित है, तो वो हो जाएगा हम लोगों का संप्रेषण उपागम। क्योंकि हम अपने विचार को, अपने भाव को एक दूसरे के प्रति जो हम भाव को संप्रेषण के माध्यम से ही उसको जागृत करते हैं। तो इसलिए जो वास्तविक भाषा प्रयोग के लिए अगर हम देखें तो उसमें हमारा संप्रेषणात्मक जो उपागम है ये हमारा महत्वपूर्ण है, जो कि संबंधित रखता है। ओके, तो इज द राइट ऑप्शन इसमें 2 हो जाएगा। चलिए आइए आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन को बड़े ही ध्यान से आप देखिएगा। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो अगले क्वेश्चन में आपको कहा गया है कि एक अध्यापक ने शिक्षार्थी को अपने सहपाठियों से अपनी अभ्यास पुस्तक की अदला बदली कर जांच करने के लिए कहा। इस कार्य का उद्देश्य है विस्तृत पठन का अभ्यास करवाना। बी कह रहा है कि नई शब्दावली के प्रयोग का अभ्यास करवाना। सी कह रहा है संरचनाओं का नियंत्रित अभ्यास करवाना, और डी कह रहा है सहपाठी के काम की जांच के कौशल विकसित करना। अगर हम बात करते हैं 114 नंबर क्वेश्चन की, तो इसमें फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोगों का करेक्ट हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा कि सहपाठी के काम की जांच के कौशल विकसित करना, जो कि ये अदला बदली जांच करने के इस कार्य पर, इस अभ्यास पे ये आधारित है। चलिए अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं 115 नंबर, तो इसमें कहा गया है कि बुनियादी चरण की अवस्था वाले बच्चे अधिगम में तब कहीं अधिक संलग्न होते हैं जब, यहाँ पे डैश है, खाली स्थान है, यहाँ पे क्या आएगा हमें बताना है। ओके, अगर हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर 1, तो वे अध्यापक के पीछे पीछे शिशु गति करते हैं, या फिर दोस्त कह रहा है कि वे सभी इंद्रियों का प्रयोग करते हैं और अपने हाथ का सक्रिय प्रयोग करते हैं। ओके, वे सभी इंद्रियों का प्रयोग करते हैं और अपने हाथ का सक्रिय प्रयोग करते हैं। थर्ड कह रहा है कि वे अपनी कॉपी में अक्षरों की बारी बारी सेटिंग करते हैं और बार बार लिखते हैं।
ऑप्शन नंबर 4 कह रहा है हम लोगों का कि मुख्य केंद्र सिर्फ सूक्ष्म गद्यात्मक कौशल के विकास पर होता है। अब हमें बताना है 105 नंबर का कि 105 नंबर आंसर हम लोगों का क्या हो जाएगा। तो 105 नंबर का आंसर हम लोगों का 2 हो जाएगा। इज द राइट ऑप्शन इसमें कि अगर हम बात करते हैं तो इसमें 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। वे सभी इंद्रियों का प्रयोग करते हैं, बिल्कुल सही है, और अपने हाथों को सक्रिय प्रयोग में करते हैं या लाते हैं। ओके, करेक्ट ऑप्शन की अगर बात करें तो 115 नंबर का हमारा बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगर क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन का, तो क्वेश्चन में कहा गया है कि सॉरी माफ करिएगा, क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है लेकिन इसको बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा। कक्षा 5 की एक विद्यार्थी कहती है, मैं अपने काम अध्यापक को देने से पहले सटीकता के लिए अंतिम फाइल रूप से भी जांचती हूँ। यह विद्यार्थी लेखन के किस चरण पर है? तो प्रारूपण है, पुनः प्रारूपण है, प्रूफ रीडिंग है या सहपाठी मूल्यांकन है। तो हमें बताना है 116 नंबर के आंसर की इसमें क्या होगा। तो ये हो जाएगा हमारा प्रूफ रीडिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रूफ रीडिंग हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन इसमें थर्ड हो जाएगा। 116 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा, प्रूफ रीडिंग हो जाएगा। चलिए अगर हम आगे बात करते हैं तो आगे देखिएगा इसमें क्या कहा गया है कि कौन सा उपागम विधि बच्चों को भाषा की कक्षा में अपनी सहज भाषा मातृभाषा का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करता है। हमें नहीं वाले को भी ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि प्राकृतिक उपागम, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है संप्रेषणात्मक उपागम, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है प्रत्यक्ष विधि डायरेक्ट, या फिर ऑप्शन नंबर 4 कह रहा है कि श्रव्य भाषिक विधि। तो ऑप्शन नंबर 117 की अगर हम बात करते हैं तो कौन नहीं है? तो प्रत्यक्ष विधि इसमें काम नहीं आती है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा इसमें सी हो जाएगा। लेकिन प्राकृतिक उपागम इसमें काम में आता है, संप्रेषण उपागम भी इसमें काम में आता है, और श्रव्य भाषिक जो विधि है ये भी काम में आता है। ये तीनों इसके लिए सही है, लेकिन इसमें हमें नहीं वाला जो कि आंसर चूज करना था। तो इस वजह से हम लोगों ने प्रत्यक्ष विधि जो कि इसमें गलत है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आइए आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। ये रहा हम लोगों का अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन को बड़े ही ध्यान से देखिएगा कि एक अध्यापक कक्षा 2 के विद्यार्थियों के लिए विविध प्रकार की शिक्षण उपागम अधिगम सामग्री जुटाना चाह रही हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मापदंड LTM लर्निंग टीचिंग मटेरियल, सॉरी माफ करिएगा, TLM है, तो ये हो जाएगा टीचिंग लर्निंग मटेरियल, चयन के लिए सही नहीं है। तो हमें इसमें भी नहीं वाला चूज करना है। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि चयनित सामग्री इस आयु समूह के बच्चों के प्रयोग के लिए आकर्षण और सुरक्षित होनी चाहिए। बी कह रहा है कि चयनित सामग्री ऐसी हो जो बच्चों को जिज्ञासा के साथ खोजबीन और प्रयोग में पर्याप्त अवसर दे। ओके, और आगे कहा गया है कि ऑप्शन नंबर अगर थर्ड देखें हम, तो चयनित सामग्री अधिमानतः स्थानीय रूप से निर्मित या स्थानीय रूप से उपलब्ध हो जिससे आसानी से बदला जा सके। ऑप्शन नंबर 4 की अगर हम बात करें तो चयनित सामग्री सिर्फ बच्चों द्वारा बनाई गई होनी चाहिए और फिसलन को बचाने के लिए कुछ खुदरी होनी चाहिए। तो इसमें हम लोगों को नहीं वाला ही कलेक्ट करना था। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा गलत है। लेकिन अगर इस क्वेश्चन के हिसाब से अगर हमें सही अगर इसमें अगर ऑप्शन चूज करना होता तो इसमें हम लोगों का हो जाता तीनों के तीनों ऑप्शन सही हैं कि चयनित सामग्री इस आयु के समूह के बच्चों के लिए आकर्षण और सुरक्षित होनी चाहिए। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरा नंबर कह रहा है कि चयनित सामग्री ऐसी हो जो बच्चों की जिज्ञासा के साथ खोजबीन और प्रयोग में पर्याप्त अवसर दे। तो ये भी बिल्कुल हमारा करेक्ट हो जाएगा, सही हो जाएगा। आप क्वेश्चन नंबर और ऑप्शन नंबर 3 की अगर बात करते हैं तो इसमें दिया है कि चयनित सामग्री अधिमानतः स्थानीय रूप से निर्मित या स्थानीय रूप से उपलब्ध हो जिससे आसानी से बदला जा सके। तो ये तीनों के तीनों क्या ऑप्शन है हमारे सही है, और हमारा 4th ऑप्शन गलत था और हमें इसमें गलत वाला ही चूज करना था। तो इसलिए हमारा 4th ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। चलिए आइए आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चन पे आप ध्यान दीजिएगा।
अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा रेखांकित दशाओं को प्राप्त करने में प्रत्येक बच्चे की प्रतिभागिता को समर्थन देने वाली समावेशी, स्वागत और आनंदमयी परिवेश सर्वाधिक उपयुक्त तरीके से कैसे सुसज्जित किया जा सकता है। अब ऑप्शन नंबर की अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि तपी हुई धूप में बाह्य गतिविधियों को न करके आंतरिक गतिविधियों का आयोजन करके। दो कह रहा है कि मुख्यतः विद्यार्थियों के अच्छे स्वास्थ्य और खुशहाली पर ध्यान केंद्रित करके। ऑप्शन नंबर थर्ड की अगर हम बात करें तो इसमें कहा गया है कि विकास के विभिन्न आयामों व बच्चों के कार्य का प्रदर्शन करके। और ऑप्शन नंबर फोर्थ कहा गया है इसमें कि रंगीन आकर्षण परिवेश के लिए कक्षा कक्ष की सजावट करके। तो हमें इसमें बताना है कि इसका क्या सही है। ओके, क्वेश्चन नंबर 109 की अगर हम बात करते हैं तो इसका इज द राइट ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। माफ करिएगा, इसका इज द राइट ऑप्शन इसमें थर्ड हो जाएगा। इसमें कहा गया है कि विकास के विभिन्न आयामों से बच्चों के कार्य का प्रदर्शन करके। तो हमारा थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए, इस सेशन का ये हम लोगों का लास्ट क्वेश्चन होगा। और क्वेश्चन नंबर 120 की अगर हम बात करते हैं तो इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत बुनियादी चरण पर पाठ्यपुस्तक अभिकल्पना का नहीं है। तो हमें इसमें भी क्या करना है, नहीं वाला ही सही आंसर हमें ढूंढना है। ऑप्शन नंबर एक कहा गया है कि पाठचर्या सिद्धांत, ऑप्शन नंबर बी कहा गया है कि प्रस्तुतिकरण सिद्धांत, और ऑप्शन नंबर सी कहा गया है कि मूर्त सिद्धांत, और ऑप्शन नंबर डी कहा गया है कि तकनीकी सिद्धांत। तो हमें बताना है कि इसमें क्या हमारा करेक्ट आंसर होगा। जो इसमें कि गलत होगा वही हमारा सही हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं 120 का तो उस हिसाब से हमारा इसमें क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, जो कि ये नहीं होना चाहिए। पाठचर्या सिद्धांत इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, प्रस्तुतिकरण सिद्धांत ये भी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, और तकनीकी सिद्धांत भी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन इसमें जो गलत होगा वो होगा हमारा मूर्त सिद्धांत। और मूर्त सिद्धांत ही, क्योंकि हमें इसमें नहीं वाला करेक्ट ऑप्शन देखना था, तो हमारा थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इस वजह से आज हम लोगों ने हिंदी के 30 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। सेशन आपको कैसा लगा आप ज़रूर हमें कमेंट करके बताइएगा, और मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।